हेलो। देखिए, जितने लोग भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि डबल बेंच का फैसला आ चुका है। और आप सभी जानते हैं कि 4 तारीख को ही फैसला दे दिया गया है। और वो सिंगल बेंच के जो फैसले थे उसी को वो कंटिन्यू किए हैं कि एग्ज़ाम होगा ही। लड़कों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं दिया गया है कि उनको अपॉइंटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, एक ही सुनवाई में डबल बेंच का फैसला आ गया और ज़्यादा लंबा केस भी नहीं चला। तो आप सभी जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो आप सभी इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी जी तोड़ से मेहनत कीजिए और ये एग्ज़ाम बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें प्रक्रिया जो हो रही है वो काफ़ी तेज़ हो रही है। इलेक्शन के बाद जब भी डेट आ जाए आप इंतज़ार करते रह जाएंगे और एग्ज़ाम इसका हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो पोर्शन आ रहे हैं एग्ज़ाम को लेके, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, तो ये 3 पोर्शन है और ये तीनों से आपको 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको रीजनिंग और हिंदी काफ़ी अच्छा मजबूत करके चलना है कि इसमें आपको 100 में से 90 क्रॉस आपको करना है। तब आप लोगों को सिलेक्शन जो होगा काफ़ी अच्छे से होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। और जीके जीएस भी आप लोगों को टॉप गियर पे रखना है। तो हम 10 मॉक टेस्ट तैयार कर चुके हैं और ये हमारे कोचिंग में ऑलरेडी चल रहा है। और लड़के मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि सर ये जो लेवल है मॉक टेस्ट का वो काफ़ी अच्छा है, इससे अच्छा लेवल नहीं पूछा जा सकता है, मतलब इससे टफ लेवल वीडियो नहीं पूछ सकता है। इसमें जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और हर वैरायटी के क्वेश्चन रखे गए हैं जो वीडियो के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, और ये आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि इस मॉक टेस्ट को बनाने में काफ़ी टाइम हमने इन्वेस्ट किया है और काफ़ी मेहनत लगा है इस मॉक टेस्ट को बनाने में। तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा, इसके लिए कुछ नॉमिनल चार्ज होगा, उस चार्ज ही देना पड़ेगा आप लोगों को, तभी ये मॉक टेस्ट आप लोगों के पास जाएगा। और इसका हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। इसका हम पीडीएफ देंगे और पीडीएफ को पूरा सॉल्व कराएंगे 150 क्वेश्चन। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस मॉक टेस्ट को ख़रीदने के लिए तो हम इसका लिंक सब कुछ बता देंगे आप लोगों को। लास्ट तक आप लोग बने रहिए, इस वीडियो के सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखिए, हम लोग पहला पजल सॉल्व करते हैं और पहले पजल को सॉल्व करने के लिए क्या हमें, अब देखिए वीडियो का एग्ज़ाम होगा उसमें 2-3 पजल ज़रूर आएंगे, तो हमारी प्रैक्टिस यही रहेगी कि पजल करना है, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। और इस मॉडल पेपर को आप देखिएगा, इसमें पूरे क्वेश्चन नहीं हैं, पूरे क्वेश्चन का वादा किए थे लेकिन कुछ दिक्कत हो गई है, इसलिए हम केवल आप लोगों को डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग यदि पेड करेंगे तो आप लोगों को पूरा फुल क्वेश्चन मिलेगा 150 क्वेश्चन का। इसमें 50 रीजनिंग, 50 मैथ और 50 जीएस के क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसमें क्या दिया गया है। ABCDEF एक इमारत के तलों पर भूतल से, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, मतलब एक तल पे रहते हैं जिसका ग्राउंड फ्लोर क्या है, नंबर 1 है, और लास्ट फ्लोर क्या है, 6 है। तो हम ऐसे बना लेते हैं कि 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो इसको ऐसे बना लिए और इसको पजल बनाने का इसमें तरीका आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें हम आप लोगों को स्पेशल 50 पजल अलग से सॉल्व करके दिखाएंगे, जो भी पेड सब्सक्रिप्शन लेगा उसके लिए 50 पजल होगा और उसमें 4-5 टॉपिक जो रीजनिंग के अच्छे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप बने रहिए, आपको फुल जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। अब देखिए, ए समतल पर रहता है, तो ए कहाँ रहता है, सम पर रहता है, तो ए यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, हमें पता नहीं है कि कहाँ रहेगा। इसमें 2 पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं यहाँ। अब देखिए, डी और एफ तलों के बीच में 2 तल रहते हैं, एफ डी के ऊपर तल पर रहता है, एफ जो है डी के ऊपर रहता है और इन दोनों के बीच में 2 तल हैं। डी दूसरे तल पर नहीं रहता है, मतलब डी यहाँ नहीं रहेगा, ए रह सकता है, इसको डी नहीं रहेगा। फिर बी विषम संख्या पर नहीं रहता है, तो बी कहाँ रहेगा, इवन पे रहेगा, यहाँ इवन लिख लेते हैं।
सी एफ के नीचे किसी तल पर नहीं रहता है। मतलब सी कहाँ रहता है, एफ के ऊपर यहीं रहता है। ई और ई बी के एकदम ऊपर या एकदम नीचे तल पर नहीं रहता है। मतलब बी और ई एक दूसरे के पास नहीं रहेंगे। इस तरह आप लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो यहाँ पे हमने सारा कंडीशन लिख लिया। अब इसको सेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है और इसको हम लोग सेट करेंगे। देखिए डी आपका यहाँ आएगा नहीं, तो डी हमारा कहाँ कहाँ आ सकता है। डी को हम यहाँ लाएंगे तो एफ को यहाँ लाना पड़ेगा, और उसके ऊपर सी कहाँ आएगा, नहीं आएगा। तो ये कंडीशन क्या हो गया, हम लोग का गलत हो गया। डी को हम यहाँ रखेंगे तो एफ हमारा यहाँ आएगा। अब एफ के ऊपर दो पॉसिबिलिटी बन रही है सी की, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो कहाँ आएगा इसको हमें देखना है। तो हम दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, एफ डी और एफ हो गया। अब ए के लिए हम देखते हैं, ए यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। तो एक एक करके हम रख देते हैं इसको। तो एक को एक बार यहाँ रख देते हैं और एक को एक बार यहाँ रख देते हैं। अब बी देखिए, बी भी इवन नंबर पे आना चाहिए। तो इवन नंबर का पोजीशन कौन बचा, ये बचा। यदि इवन नंबर पे रख देगा तो एफ के ऊपर क्या है, सी यहाँ पे रखना पड़ेगा और बी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। बी यहाँ पे रखेंगे, बी को यहाँ पे रखेंगे और सी को यहाँ पे रखेंगे। तो ई को यहाँ पे रखना पड़ेगा, जबकि कहा जा रहा है कि बी और ई क्या है, एक दूसरे के पास नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ए यहाँ हो गया 2 नंबर पे और बी को हम रख देंगे 6 नंबर पे, और एफ के ऊपर सी हो गया और ई आपका यहाँ हो गया। तो देखिए 6वें नंबर पे बी हो गया, 5वें पे सी, चौथे पे एफ और तीसरे पे ई, दूसरे पे आपका ए हो गया और फर्स्ट फ्लोर पे आपका डी हो गया। तो इस तरह हम इस पजल को सॉल्व कर दिया आसानी से। और इसी टाइप के पजल आपके पूछे जाते हैं UPSSC के एग्ज़ाम में। तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये आइडिया आप लोगों को मिल गया है। देखिए पजल को एक बार पढ़ना है, कंडीशन जो भी हो उसको नोट करके अलग से लिख लेना है। देखिए निम्नलिखित में से कौन डी और एफ के एकदम मध्य तल पर है। डी और एफ के मध्य तल पर, तो एफ यहाँ है और डी यहाँ है। तो ए और ई, तो ए और ई कहाँ है, ए और ई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरह आप इसमें से 3 क्वेश्चन। अब बी किस तल पे रहता था, तो आपको पता है कि 6वें तल पे रहता था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, और इस क्वेश्चन को करते देखिए ये भी पजल टाइप का क्वेश्चन है। ए बी सी डी और ई 5 विभिन्न नगरों पी क्यू आर एस टी, अनिवार्यता इसी क्रम में नहीं। अब उसके बाद कंडीशन दिया गया है इधर, और उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए कितने तल हैं आपके, आप बना लीजिए। यहाँ पे ए बी सी डी और ई ऐसे आप बना लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, आसानी होगा। चलिए इसमें हम 2 कंडीशन बना लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे बोला है बी और सी नगर क्यू में नहीं है। तो बी और सी में क्या है, क्यू नहीं है, क्यू यहाँ भी नहीं है और क्यू यहाँ भी नहीं है। बी और ई यहाँ दिया है, बी और ई नगर पी आर में नहीं है, पी आर में नहीं है। तो बी में क्या है, पी आर भी नहीं है, पी और आर ये दोनों भी नहीं हैं, और उसके बाद ई में भी नहीं है, पी और आर यहाँ भी नहीं है। तो पजल को कैसे सॉल्व करना है ये आइडिया आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपका पजल सॉल्व हो पाएगा। देखिए ए सी नगर आर एस टी में नहीं रहते हैं। मतलब ए में कौन कौन नहीं रहेगा, आर एस और टी ये तीनों नहीं रहेंगे, और सी में भी आर एस टी ये आपका नहीं रहेगा। डी और ई में नगर क्यू और टी से हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है डी और ई नगर क्यू और टी से हैं। तो डी और ई का दिया है नगर क्यू और टी से हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक दे रहा है कि डी और ई नगर क्यू से नहीं है,
टी और क्यू से नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन होना चाहिए। क्यों, देखिए आर आपका यहाँ भी नहीं रह रहा है, आर यहाँ भी नहीं रह रहा है, आर यहाँ भी नहीं रह रहा है, आर यहाँ भी नहीं रह रहा है, तो आर कहाँ रहेगा, आर यहाँ भी यहीं ही रहेगा। उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है आर के रहने की। और क्यू और टी, क्यू और टी ये दोनों नहीं हैं, क्यू और टी ये दोनों नहीं हैं। तो क्यू की पॉसिबिलिटी कहाँ बन जाएगी, क्यू यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये चारों स्थान पे क्या है, क्यू नहीं है। उसके बाद टी देखिए, टी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आप देखेंगे तो टी के लिए आपको प्लेस मिल जाएगा क्योंकि इसमें कहाँ नहीं है कि टी आपका नहीं होगा। और फिर आप पी को देखिए तो पी के लिए आपका स्थान यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद बच कौन गया, क्या क्या है, पी, क्यू, आर और यस। तो यस आपका यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व कर दिए। इसमें देखिए थोड़ी सी मिसप्रिंट थी कि डी और ई नगर क्यू और टी में नहीं रहते हैं, यहाँ से हैं। तो यहाँ पे ये भी नहीं बताया है कि क्रमशः कौन कौन है। तो इस तरह का ये क्या है, मिसप्रिंट है इसमें थोड़ा सा। तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सी नगर पी से है, सी नगर पी से है तो ये सही है। ए नगर क्यू से है तो ए नगर क्यू से है, ये भी सही है। डी नगर आर से है तो ये भी सही है। और बी नगर यस से है तो बी कहाँ है, बी टी से है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें आप लोगों को करेक्शन ये करना है कि क्यू और टी क्या है, डी और ई से नहीं है। ये इंग्लिश में हमने देखा है तो इंग्लिश में सही था, तो यहाँ पे करेक्शन करना मुमकिन नहीं था इसलिए नहीं कर पाए। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट पजल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पजल क्या है कि पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू और जेड 3 गंतव्य स्थानों दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद 3 विभिन्न, अब यहाँ पे लिखा है 3 विभिन्न वाहनों होंडा सिटी, स्विफ्ट डिजायर, फोर्ड आइकॉन में यात्रा कर रहे हैं। इनमें प्रत्येक कार में एक यान 3 महिलाएं हैं। प्रत्येक कार में एक महिलाएं होना जरूरी है और 3 जगह जा रहे हैं और 3 साधन से जा रहे हैं। प्रत्येक कार में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इस पजल को देखिए। इस पजल को बनाने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे लिखिए ये होंडा सिटी एक है, फिर स्विफ्ट डिजायर हो गया, और फोर्ड आइकॉन, यहाँ पे फोर्ड आइकॉन। अब इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। अब इसको देखिए, अब कंडीशन लिखिए, आर क्यू व डब्ल्यू के साथ नहीं जाता है। आर जो है ये किसके साथ नहीं जाएगा, क्यू और डब्ल्यू के साथ नहीं जाएगा। तो इस तरह लिख के हम कट कर लेंगे। टी पुरुष और केवल जेड के साथ यात्रा करता है। टी क्या है, पुरुष है, पुरुष के लिए हम त्रिकोण बनाते हैं। और ये जेड के साथ यात्रा करता है तो जेड क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, क्योंकि बोला है कि प्रत्येक गाड़ी में एक फीमेल है। मेल है कि नहीं है ये नहीं बोला है, लेकिन प्रत्येक गाड़ी में एक फीमेल है इतना बोला गया है। तो जेड फीमेल हो जाएगी। और यही 2 लोग क्या हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं। जे पी टी पुरुष हैं और केवल जेड के साथ यात्रा कर रहा है और वे चेन्नई की यात्रा नहीं कर रहे हैं। और ये लोग क्या है, चेन्नई की यात्रा नहीं कर रहे हैं। पी होंडा सिटी में हैदराबाद की यात्रा पर है। अब पी हम यहाँ रख लेंगे और ये हैदराबाद की यात्रा पे जाता है। तो इसमें जितने लोग जाएंगे होंडा सिटी से, ये हैदराबाद ही जाएंगे। उस पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे यस पी की बहन है। यस क्या है, पी की बहन है। यस जो है सिस्टर है पी की, तो ये भाई बहन हो सकते हैं या बहन हो सकते हैं। अब पी का जेंडर क्या हमें बार पता नहीं है। और फोर्ड आइकॉन में यात्रा पर है। यस कहाँ है, फोर्ड आइकॉन में यात्रा पर है। भी आर एक साथ यात्रा कर रहे हैं। भी और आर ये किसके साथ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू चेन्नई की यात्रा पर नहीं है। डब्ल्यू क्या है, ये चेन्नई की यात्रा पर नहीं है। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं कि चेन्नई, इसको काट दीजिए। अब देखिए इसको सेट हम लोग करेंगे, कैसे सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पी का आपको मिल गया कि पी होंडा सिटी से जाता है हैदराबाद के लिए, और
आपको यस भी मिल गया, लेकिन यस फोर्ड आइकॉन से जाता है, किस शहर में जाता है ये हमें नहीं पता है। हमने कंडीशन सारा नोट कर लिया है। अब कंडीशन को हमें क्या करना है, सेटिस्फाई कराना है। तो देखिए कैसे हम करा सकते हैं। हमें इतना पता है कि टी और जेड एक ही साथ, दोनों ही साथ जाएंगे, इसके साथ कोई नहीं होगा। तो होंडा सिटी में भी पी आ गया है और फोर्ड आइकॉन में भी यस आ गया है। तो बच गया प्लेस कौन, ये बीच वाला। तो बीच वाले में कौन जाएंगे, यही जाएगा। और ये चेन्नई नहीं जाते हैं, पहला वाला हैदराबाद जा रहा है, तो ये चेन्नई नहीं जाएगा। तो चेन्नई कौन जाएगा, चेन्नई ये जाएगा आपका। तो ये चेन्नई हो गया, बच गया एक कौन, तो ये दिल्ली जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए, अब यहाँ पे आर जो है डब्लू और क्यू के साथ नहीं जाता है, और डब्लू क्या है, चेन्नई में नहीं जाता है। तो डब्लू को क्या हम यहाँ पे रख पाएंगे, ये तो गाड़ी चेन्नई जाती है, तो डब्लू यहाँ पे होगा नहीं। तो क्यू और डब्लू यहाँ हो जाएंगे, और भी और आर यहाँ हो जाएंगे। तो ये हमारा पजल सॉल्व हो गया। और इसको हम लोग जितना भी क्वेश्चन का आंसर इसमें पूछा जाएगा उसको हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, इसको हमने होंडा सिटी में देखिए कितने कितने लोग जा रहे हैं। होंडा सिटी में आपके पी क्यू और डब्ल्यू जा रहे हैं। होंडा सिटी से हैदराबाद पी क्यू डब्ल्यू जा रहे हैं, और स्विफ्ट डिजायर से टी और जेड जा रहा है दिल्ली के लिए, और फोर्ड आइकॉन से यस भी आर जा रहा है किसके लिए, चेन्नई के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपको फोर्ड आइकॉन में भी एक आपको मेल मिल गया कि फोर्ड आइकॉन में क्या है, एक फीमेल मिल गया, और स्विफ्ट डिजायर में भी एक आपको फीमेल मिल गया। लेकिन होंडा सिटी में आपको फीमेल कंफर्म नहीं हुआ कि पी होगा कि क्यू होगा कि डब्ल्यू होगा, और इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दिया भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको आंसर देंगे। तो देखिए हमारा क्या सही होता है। डब्ल्यू के साथ यात्रा कौन कर रहा है, तो डब्ल्यू के साथ यात्रा कौन, पी और क्यू, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस पे जो भी 2-3 प्रश्न दिए गए हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के पजल को हम लोग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्ज़ाम पास करने में। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, पजल सॉल्व कीजिए, जहाँ से भी आप लोगों को मटेरियल मिलता है पजल सॉल्व कीजिए, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप मेरा कोर्स लेते हैं ये 10 मॉक टेस्ट का, तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपका टॉपिक तैयार भी नहीं है तो वो टॉपिक भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा, और उसके साथ साथ हिंदी और जीके में भी काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगी। देखिए, हम इसको फ्री ही करना चाह रहे थे, लेकिन देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे जो लोग भी आ रहे हैं उन लोगों का इंगेजमेंट ज़्यादा नहीं रह रहा है। आते हैं चले जाते हैं, वीडियो देखते भी नहीं हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के पास जाए ताकि हमारा मेहनत भी सफल हो जाए। और हम इतना मेहनत कर रहे हैं, कोई भी मेहनत करेगा तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा। तो आप लोग यदि ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ आदमी कर सकता है, तो आप लोग कोर्स लीजिएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, लेकिन आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ना यदि नहीं अब भी स्टार्ट करेंगे, यदि आप सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा चाहे जहाँ जाएगा, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती करेंगे और एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर आप लोग पछताएंगे कि वीडियो का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और ये आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, तो आप लोग सोचिए अपने अनुसार। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ये वीडियो का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे ये आप सभी को हमने बताया है। जो प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट हमने सॉल्व करा है उसमें, और आज भी हम बता रहे हैं कि ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन होता है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं या किसी नोटिफिकेशन, जैसे आप लेखपाल ही मान लीजिए कि लेखपाल की जो वैकेंसी आई है उसमें नोटिफिकेशन निकला है, तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी थी कि लड़के को 12th पास होना चाहिए, लड़के या लड़की को, मतलब जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसके लिए 12th पास होना चाहिए, उसके पास CCC की डिग्री होनी चाहिए, पेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे। उसी तरह का इसमें भी क्राइटेरिया बनाया जाता है। और ये वीडियो के एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं,
आप पेपर यदि एनालिसिस किए होंगे तो उसमें देखे होंगे, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रीवियस ईयर का पेपर पड़ा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को इनके एलिजिबिलिटी में पहले फोकस करना है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं और आप लोगों को आइडिया अभी लग जाएगा। समीर मल्होत्रा को स्नातक में कितना प्रतिशत 55% मार्क्स प्राप्त हैं, 55%। अब यहाँ पे लिखा है पहला कंडीशन कि स्नातक में कितना होना चाहिए, 50% कम से कम होना चाहिए। तो ये तो 55 पाए हैं, तो मतलब पहला क्राइटेरिया ये पूरा कर रहे हैं। वित्त में विशेषज्ञता सहित प्रबंधन में स्नातकोत्तर मतलब पीजी की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए एमबीए की है, एमबीए पीजी की डिग्री होती है पोस्ट ग्रेजुएशन की, और इसमें 65% ये अंक पाए हैं, और अपना एमबीए पूरा करने के बाद 4 वर्ष के लिए एक संगठन में बतौर उप प्रबंधन वित्त कार्य किए हैं। तो यहाँ पे दिया है उनकी उम्र 25 से 35। अब यहाँ पे देखिए ये 4th ऑप्शन आप देखेंगे तो इसमें 2 वर्ष का अनुभव मांगा है, और इनकी अनुभव कितनी है, 4 वर्ष की है, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे। और इनका जन्म है 80 में इनका जन्म है, और 2008 तक कम से कम 25 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष ये होना चाहिए। तो 80 में है, तो 80 में मतलब 28 साल के ये हो गए हैं। तो ये भी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी और ये भी। और ये क्या है, चयन प्रक्रिया में कम से कम 40% अंक मिले होने चाहिए, और इनके चयन प्रक्रिया में 60 अंक मिले हैं, 60% अंक। तो मतलब ये सारी एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, इनको हम लोग चयन दे देंगे, और हम लोग नहीं मतलब ये एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो इनका क्या ऑप्शन होगा। अब ऑप्शन आप देखिए कैसे आपको ऑप्शन देना होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 4-5 ऑप्शन। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं है, फिर यदि डाटा दिया गया मतलब डाटा क्या है, सफिशिएंट नहीं है जो दिया गया है, यदि मामला वित्त प्रबंधन, मामला प्रेसिडेंट वित्त, यदि उम्मीदवार का चयन करना हो। तो जो हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई, कि उस उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में भी वही है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए इनका क्या है, 75 में जन्म है, और बोला गया है कि 25 से 35 की उम्र होनी चाहिए। तो 75 में जन्म है, 2008 मतलब ये फुलफ़िल कर रहे हैं क्राइटेरिया को। और उसके बाद वित्त में एमबीए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ये भी फुलफ़िल कर रहे हैं। और 2 वर्ष का अनुभव मांगा था, तो इसमें 4 वर्ष का अनुभव है, और चयन प्रक्रिया में 60% अंक उनको मिले हैं। तो यहाँ पे ये सारे एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन एक एलिजिबिलिटी आपकी नहीं पूरा फुलफ़िल हो रही है। इसके बारे में ये जानकारी नहीं है कि उनका स्नातक में ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स है, कितना नहीं है, इसके बारे में हमें उसमें डाटा नहीं मिल रहा है। तो इसका लिए क्या हो जाएगा कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि दिया गया डाटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इनमें डॉक्यूमेंट ही मिसिंग है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं इनका चयन होगा कि नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें क्या बोला जाएगा कि इनका डाटा सफिशिएंट नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन इसको हम लोग करते हैं। इसमें देखिए गोपाल शर्मा को स्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% अंक मिले हैं। तो स्नातक में ग्रेजुएशन में उनको 60% अंक मिले हैं, तो पहला एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, और 75% सहित अपना एमबीए पूरा किए हैं। तो 75% के साथ एमबीए पूरा किए हैं, तो ये भी एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, और 4 वर्ष से कहीं काम कर रहे हैं, तो ये भी एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, और 78 में जन्म लिए हैं, तो ये भी एलिजिबिलिटी पूरा किए हैं। लेकिन चयन प्रक्रिया में 39% ही उनको अंक मिला है, जबकि चाहिए 40% अंक। तो अब देखिए अभी तुरंत नहीं मारना है कि इनका चयन नहीं होगा, उसके बाद 2 कंडीशन और दिया है। यहाँ पे देखिए कि किंतु उसे स्नातकोत्तर मतलब पीजी में 70% कम से कम उसको अंक मिले हैं। तो उसको ये मामला कहाँ भेजा जा सकता है,
प्रेसिडेंट वित्त के पास विचाराधीन के लिए भेजा जा सकता है कि हाँ इनका चयन किया जाएगा कि नहीं। लेकिन इसमें यहाँ देखिए ये 75% अंक आए हैं, तो इनको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इनको कहाँ भेजा जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यदि मामला प्रेसिडेंट वित्त के पास भेजा जाए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, तीनों से आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 2 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये वाले 2 ऑप्शन, आपके 2 ऑप्शन कहाँ कहाँ दिए गए हैं कि उसको पीजी में 70% से अधिक मिले हैं तो उनको डायरेक्ट नहीं रिजेक्ट करना है। उनका कार्य का अनुभव जो 3 वर्ष से अधिक है तो भी हम लोग क्या करेंगे, उनको महाप्रबंधक के साथ उनके विचाराधीन के लिए भेज देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जितने भी 5 क्राइटेरिया दिए हैं तो 5 क्राइटेरिया वो फुलफिल करें, भले से परसेंटेज कम आए या ज़्यादा आए वो मैटर नहीं है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है एक मामला यहाँ पे, तो इसमें कई लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये तो भेजा जा सकता था, इनके पास 4 वर्ष का अनुभव है तो इनके पास प्रबंधक के पास भेजा जा सकता था अनुभव के लिए, विचार करने के लिए। लेकिन इसमें मार्कशीट ही गायब है, ग्रेजुएशन में इनका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है तो ये पता ही नहीं चला है, तो कैसे हम इनको भेज सकते हैं आगे? तो इसमें ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और इसमें आपको बताना है। अब देखिए इसमें आपको ये पंक्तियां हैं, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। ये स्तंभ 1 2 3 4 5 ये दिया गया है और पंक्ति 5 दी गई है। इसमें आपको कुछ क्राइटेरिया दिया गया है और इसमें समान देखना है, मतलब कि पंक्ति 1 2 3 समान है, पंक्ति 1 4 5 समान है, पंक्ति 2 3 4 समान है, पंक्ति 3 2 4 5 समान है। तो आपको बताना है कि कौन समान है कौन नहीं समान है। एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। पहले को देखेंगे तो पहली पंक्ति को देखेंगे तो 4 छक्के 6 चौको 24, फिर 6 छक्के 36, 6 अठे 48 और 6 दहा में 60, यहाँ पे दहा हो गया, और 5 चौको 20 और फिर 5 25, 5 छक्के 30, 5 नवा 45। देखिए 1 और 2 मैच नहीं कर रहे हैं। 9 दूना 18 ये भी नहीं मैच हो रहा है। 7 चौको 28, फिर 7 छक्के 42, 7 वठी 56, फिर 7 दहा में 70, 8 चौको 32, 8 छक्के 48, 8 अठाई 64, 8 दहा में 80। अब देखिए ये फिर ये 5वां नंबर और पहला नंबर ये क्या कर रहे हैं, तीनों मैच कर रहे हैं। तो आपका कौन कौन ऑप्शन हो जाएगा? 1 4 और 5, 1 4 5 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को करना है और आगे डिटेल में आप लोगों को देखना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये हमने आसान क्वेश्चन रख लिया है क्योंकि आपका 50 क्वेश्चन जो आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी रहेंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए RAPI, इसको हम लोग रेंडमली इसमें से केवल कोड कर देना है। तो इसको कोड करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ R पे 3 है, 3 6 2, मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके मिल रहे हैं तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन काट दीजिए। डी का चेक कीजिए तो डी पे क्या है 8 है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। और उसके बाद लास्ट में एन का चेक कर लीजिए, एन पे क्या है 7 है, तो 7 ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब फिर हम लोग इसको चेक करते हैं। अब देखिए 2 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं हर जगह, तो 2 को आपको उड़ा देना है। 5 पे चेक कीजिए, 5 पे सी है तो सी मतलब ये ऑप्शन कट गया और सी है। सी के बाद 2 ऑप्शन देख लीजिए, 2 पे क्या है पी है, तो पी मतलब ये ऑप्शन आपका कट गया। और 4 पे क्या है, 4 पे जे है, तो 4 पे जे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। मतलब अब तक का ये दोनों क्या है, काफ़ी आसान क्वेश्चन थे। तो आप लोग इस तरह भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो काफ़ी इजी होंगे और उनको करना काफ़ी आसान होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यह डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, या तो पहला सही है दूसरा सही है, ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या एक और ऑप्शन आ सकता है कि दोनों डाटा मिला के सही है। तो इस तरह के डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यम
का पी से क्या संबंध है, मतलब यम का आपको संबंध बताना है। हमने एक बार ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, तो का संबंध हमेशा बताना होता है, से का संबंध नहीं बताना होता है, हमेशा का संबंध बताना होता है। तो देखिए आपको कौन कौन से ऑप्शन लेके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यम और पी का रिलेशन हमें बताना है। तो यम की बहन ने आर से विवाह किया है, मतलब यम की जो सिस्टर हैं आर से विवाह किए हैं, तो ये क्या होंगे, पुरुष होंगे। तो क्या यहाँ से पी का जो कोई जानकारी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इस ऑप्शन से तो होगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑप्शन से तो इंडिविजुअल रूप से नहीं हो रहा है। आर के भाई ने पी की बहन से विवाह किया है। अब आर के भाई कौन है, आर के भाई ने पी की बहन से विवाह किया है। अब ये किसकी बहन है, पी की बहन। अब देखिए इससे भी आपको कोई जानकारी नहीं मिल रहा है कि यम की कोई जानकारी ही नहीं है, तो दोनों को हम अलग अलग चेक करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन ऑप्शन आपका बेनिफिशियल है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब देखिए हम दोनों को मर्ज करते हैं, क्या मर्ज कर पाएंगे। अब देखिए आर की यहाँ पे शादी हुई है, अब यहाँ पे तो ये आर के क्या हैं, ब्रदर हैं, लेकिन आर की शादी की गई है, यहाँ पे आर की शादी हो गई है, तो ये क्या है, पुरुष हैं। अब ये क्या है, यम की सिस्टर हैं, तो यहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है कि हाँ इनको मर्ज किया जाए, तो आपको रिलेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जब दोनों डाटा अलग अलग भी नहीं सही होते हैं और दोनों को मर्ज करने के बाद भी नहीं सही होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको नॉट सफिशिएंट हम लोग बोल देते हैं कि दोनों आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन, मोहन, प्रकाश, किशोर में से पहले कार्यालय कौन पहुंचा। इसमें से बताना है कि पहले कौन कार्यालय पहुंचा। 4 लोग हैं, चारों लोगों को देखना है। मोहन, नवीन और किशोर से पहले पहुंचा। मोहन जो है ये किससे पहले पहुंचा, नवीन से और किशोर से, किंतु वह सबसे पहले नहीं पहुंचा, मतलब सबसे पहले ये नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंचा किसके, नवीन और किशोर के पहले। तो मोहन नवीन और किशोर के पहले पहुंचा, तो सबसे पहले पहुंचा कौन होगा, प्रकाश। तो पहले से आपका आंसर मिल गया। तो पहला जो विकल्प है, मतलब पहला जो ऑप्शन दिया गया है, पहला जो डाटा है, इससे आपका रिजल्ट मिल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या, कि जो मोहन है नवीन और किशोर से पहले पहुंचा, किंतु सबसे पहले नहीं पहुंचा। तो 4 ही लोग हैं, 4 लोग में 2 लोग से पहले तो ये पहुंचा, तो इससे पहले कौन पहुंचेगा, प्रकाश पहुंचेगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन पहुंचा। अब देखिए पहला डाटा तो आपका सफिशिएंट है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। दूसरा देखिए, किशोर मोहन के बाद, किशोर मोहन के बाद, मोहन के बाद किशोर, किंतु नवीन से पहले, नवीन से पहले। अब देखिए इसमें केवल 3 लोगों के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो ये दूसरा डाटा पर्याप्त नहीं है, केवल पहले डाटा सही क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरह हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल पहला सही। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से हम लोग का डाटा सफिशिएंसी सॉल्व हो जाएगा। और डाटा सफिशिएंसी से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं वीडियो के एग्जाम में, तो आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, एम एन टी क्यू डी में सबसे छोटा कौन है। अब देखिए टी और डी एम से छोटे हैं, एम से छोटे हैं टी और डी, लेकिन सबसे छोटा कौन है ये तो हमें जानकारी नहीं मिली। यहाँ पे 5 लोग हैं और यहाँ पे केवल 3 ही लोगों के बारे में जानकारी दी गई है, तो इससे हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर सेकंड देखते हैं, ये पहला इंडिविजुअल रूप में सही नहीं है। क्यू टी से बड़ा, क्यू जो है टी से बड़ा, किंतु डी और एन से छोटा, किंतु डी और एन से ये छोटा है। अब देखिए इसमें भी केवल 4 लोगों की बात की गई है, तो ये भी डाटा क्या है, अपर्याप्त है। अब चलिए दोनों को हम मर्ज करते हैं, तब देखते हैं कि क्या सही होता है कि गलत होता है।
अब यहाँ पे आपको पता है कि पहले वाले ऑप्शन में यम जो है टी और डी दोनों से बड़ा है, और दूसरा वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है आपका कि यहाँ पे डी और एन क्यू से कौन बड़ा है, डी और एन दूसरे ऑप्शन में, और क्यू से छोटा कौन है, टी है, और टी और डी से बड़ा कौन है, यम है। तो मतलब टी से बड़ा ही होगा यम। अब सबसे बड़ा कौन होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यन कहाँ होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो यम बनेगा ये किससे बनेगा, डी और टी इस तरह बनेगा, और यहाँ पे इस तरह इसको ऐसे भी लिखेंगे इस तरह, यम के बाद डी और डी के बाद टी। तो इस कंडीशन में भी आपका मर्ज करने पे क्या हो रहा है, पता चल रहा है कि टी सबसे छोटा होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दोनों आंकड़े मिलके पर्याप्त हैं। तो दोनों आंकड़ों को हम लोग मिला के आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह ये क्या होगा, दोनों ऑप्शन मिलके सही होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए एम पी डी के और आर एक वृत्त के चारों ओर मध्य बिंदु की ओर मुख करके खड़े हैं। पी के तुरंत पहले कौन बैठा है। अब यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक सर्किल। 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो 5 लोगों का एक अरेंजमेंट बना लेते हैं। हेलो, हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक वृत्त में हमको बैठाना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी हम एक सर्किल बना लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटी लेके चला जाता है पजल में। अब हम पजल को बनाते हैं कि P के तुरंत दाएं, मतलब P के तुरंत दाएं वाले स्थान पे यहाँ पे कौन सा बैठेगा, इसको हमें निकालना है। तो देखिए यम और आर के बीच में डी बैठा है, यम और आर के बीच में डी बैठा, हमने बता दिया। आर के तुरंत बाएं के नहीं है, आर के तुरंत बाएं के नहीं है। अब देखिए इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक यम और यहाँ पे डी और यहाँ पे आर कर सकते हैं, हो गया। और एक हम ऐसे बना सकते हैं कि आर यहाँ हो गया, डी यहाँ हो गया, और देखिए हमको क्या क्या समझना था कि इसको फिर से समझते हैं। देखिए इसमें कहा क्या है कि एक ये पजल टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5। थोड़ा फ़ोन आ गया है तो माइंड डाइवर्ट हो गया है। चलिए हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले ऑप्शन से लेके चलना है। तो यम और आर के बीच में डी है, तो क्या हम इससे बता सकते हैं कि पी के तुरंत दाएं कौन है, नहीं है। तो यम और आर के बीच में डी है, कहाँ है हमें नहीं पता है, तो पहले ऑप्शन से तो हम नहीं निकाल सकते हैं। आर के तुरंत बाएं के नहीं है, मतलब आर के तुरंत बाएं क्या है, के नहीं है, इस तरह। तो हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि हम दोनों को मर्ज कर दें, दोनों को अलग अलग से चेक करेंगे तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अब दोनों को हम मर्ज कर देते हैं, उसके बाद देखिए हम एक बार लिख सकते हैं आर डी और यम। अब देखिए आर के तुरंत बाएं क्या है, के नहीं है, तो के आपका यहाँ होगा, और उसके बाद बच कौन गया, पी, तो पी आपका यहाँ हो जाएगा। तो इससे आपको मिल गया कि पी कहाँ होगा, पी के दाएं कौन होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। एक और कंडीशन आपका बन सकता है। अब देखिए ये पजल हम लोग का सेट हो गया, तो इसको हम लोग कन्फर्म मानेंगे। एक और आप सेट कर सकते हैं, जैसे आप कैसे कर सकते हैं, यम डी और आर, तो के लिए आप के यहाँ भी रख सकते हैं, के यहाँ भी रख सकते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है। तो इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। ये जब हमारा पजल सॉल्व हो गया एक तरीके से, हम 2 तरीके से पजल सॉल्व करते हैं। यदि एक तरीके से हमारा पजल सॉल्व हो जाए तो हमें दूसरे तरीके से सर्च नहीं करना है, रिसर्च इस पर नहीं करना जाए। तो इसमें दोनों ऑप्शन मिलके इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। पी के तुरंत दाएं कौन है, आर है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आर। और इसमें हो जाएगा दोनों आंकड़े पर्याप्त हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। दोनों आंकड़ों को मिलाया जाएगा तब इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है।
अब देखिए इसमें फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आप सभी को पता है कि जो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होता है उसमें कई चैप्टर मिक्स होते हैं और सारे चैप्टर को मिक्स करके हम लोग डाटा सफिशिएंसी को तैयार करते हैं। ये एक तरह से जिसका रीजनिंग अच्छा होता है वही डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन कर पाता है। तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें देखिए गो का आपको बताना है कि गो आपका कहाँ निकलेगा, गो का कोड कैसे निकलेगा। अब देखिए गो यहाँ पे है, इस वाले में गो नहीं है, होम है और फिर यदि नाउ भी इसमें हो जाता तो क्या हो जाता, गो का कोड मिल जाता। पहले ऑप्शन को लेके चलेंगे तो गो का कोड नहीं मिलेगा, दूसरे ऑप्शन में दिया ही नहीं है गो का कोड, मतलब अलग अलग से हम चेक करेंगे तो इन दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों को मर्ज कर देंगे तब भी हमारा कोड नहीं निकलेगा। यहाँ पे केवल होम कॉमन है, यदि नाउ भी इसमें ऑप्शन में होता तो हम गो का कोड निकाल लेते। तो इस वजह से क्या होगा, दोनों आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखिए जब पहला सही होता है तो इसको करते हैं, दूसरा सही होता है तो इसको करते हैं, या तो पहला या तो दूसरा, मतलब दोनों ऑप्शन से निकलता है तो उसमें हम लोग या तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं आइदर आर का, तो ये लगाएंगे। और कथन दोनों मिल के आंकड़े का पर्याप्त नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों का डाटा मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस टाइप का डाटा सफिशिएंसी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें त्रिभुज की काउंटिंग आपको बतानी है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। इसको काफ़ी आसान है सॉल्व करना। इसमें करना क्या है, बस नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इन्हीं को जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये 3 3 6 10 10 और 11 21 और 21 और 15 कितना हो गया, 36। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कि इसमें 36 त्रिभुज हैं। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, जब भी किसी ट्रायंगल में ऐसे कटिंग दे दें तो हम लोग केवल इसको नंबरिंग कर देंगे और बता देंगे, इसको केवल जोड़ देंगे तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। ये सारे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने लिए हैं। यदि आप लोग मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए, हम पूरा डिटेल आप लोगों को बताएंगे। ये कोई एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट नहीं होगा, आप सभी जानते हैं 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर पर्याप्त होता है करने के लिए। हम आप लोगों को PDF प्रोवाइड करेंगे और उस PDF का एक एक क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करेंगे। हर मॉक टेस्ट में आप लोगों का 150 क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा और आप लोग अच्छे से करेंगे। देखिए हमारा विचार था कि हम इस पर कुछ मॉक टेस्ट सॉल्व कराएं, लेकिन आप लोगों का इंगेजमेंट देख के हमारा मन नहीं किया कि हाँ अपने मेहनत को हम वेस्ट करें। हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं काफ़ी अच्छे लड़के सपोर्ट करते हैं और उन लोग लगभग 60-70 लड़के हैं जो ये मॉक टेस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए तो आप लोग बताइएगा, बाकी हम आप लोगों को बता देंगे कि कैसे इसको परचेज करना है। और ये गारंटी देते हैं कि यदि 10 मॉक टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व कर लिया और वीडियो के पहले हम 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को करा देंगे और इसके बाद भी इसमें जो 7 से 8 टॉपिक हैं उसको भी हम क्लियर कराएंगे और इसमें मिनिमम आप लोगों को 50 पजल सॉल्व करके हम देंगे। तो ये काफ़ी बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए इसको इनपुट में एक होता है कि इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन यही होता है कि एक इनपुट दे दिया जाता है, उसको बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक नेक्स्ट इनपुट दिया जाता है यहाँ पे और बोला जाता है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो हम बस इसको समझा देते हैं कि इनपुट को कैसे समझना है और कैसे करना है। यहाँ पे देखिए इनपुट को हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले इनपुट को सॉल्व कीजिए तो लास्ट में चले जाइए। आपको शुरुआत में नहीं देखना है क्योंकि शुरुआत में देखेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लास्ट में जाइए, लास्ट में देखेंगे तो आपको 32 है, 32 के बाद 69, 73 और 85 मतलब जो नंबर हैं उनको क्या किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो जी के बाद यम के बाद ओ और ओ के बाद यस, मतलब अल्फ़ाबेट को भी क्या किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है।
अब हम देख लेंगे कि कैसे इसको अरेंज किया गया है। यहाँ पे पहले 32 लिया गया है, यहाँ पे जो 32 है इनपुट में, और उसके बाद सबको क्या किया गया है, उतार दिया गया है। 32 के बाद फिर से अल्फ़ाबेट को लिया गया है, तो अल्फ़ाबेट हो गया यहाँ पे 32 के बाद अल्फ़ाबेट, और फिर से सबको उतार दिया गया है। 32 अल्फ़ाबेट, और फिर 32 के बाद जौन बड़ा है ये 69, तो 69 को लिखा गया है, फिर से सबको उतार दिया गया है। तो इसी तरह हम लोगों को इसमें करना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका स्टेप फर्स्ट, चौथा चरण क्या होगा, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 14 है, तो 14 हमने लिख लिया। अब इसको शॉर्टकट में हम करते हैं, 14 यहाँ पे लिख लिया। 14 के बाद हम सबको ऐसे एज इट इज लिखेंगे। जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 14 होगा। 14 के बाद क्या होगा, सबसे छोटा नंबर का अल्फ़ाबेट, तो JITF, एफ होगा यहाँ पे फॉर। अब उसके बाद सब एज इट इज होगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, 14 फॉर, और फॉर के बाद 14 से बड़ा नंबर कौन है, 36 है, तो 36 को हम लिख लेते हैं। इसके बाद आपका जो फोर्थ स्टेप होगा, 14 4 और 36, तो 4 के बाद क्या है, आई के बाद जेड आता है, तो यहाँ पे इन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसको छोड़िए पहले। अब इन दोनों ऑप्शन में देखिए, तो 14 फॉर 36 और इन दोनों हैं। तो आप जब इन को लिखेंगे तो जस्ट आएगा, जस्ट आपके तुरंत बाद आएगा, ये 48 वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए एक दिया है क्वेश्चन, क्या आपका एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन दिया है, और एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए। यहाँ पे एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पिता की आयु उसके पुत्र रामू की आयु की 3 गुनी है। अब यहाँ पे हो गया फादर और ये हो गया सन, इनकी आयु का 3 गुना ये क्या है, पुत्र की आयु है। उसके बाद 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मतलब इसमें भी +8 और इसमें भी +8, रामू की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा, मतलब रामू की आयु का 2.5 गुना। अब देखिए यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, पिता की आयु उसके पुत्र रामू की आयु से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक हमने कर दिया। 8 वर्ष बाद उसकी आयु रामू की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3x + 8 = ax + 8, और 2.5 गुना मतलब ये ऐसे लिखा है, तो इसको हम 5/2 कर सकते हैं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 से, और ये हो जाएगा 16, और इधर 5 से करेंगे तो 5x + 40, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x = आ जाएगा 24। तो x = 24 आपका आंसर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, x = 24 आया है, तो 24 × 72, 72 = 80, 80 हो जाएगा। ये उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, 72, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगी 24। और फिर पूछा है और उसके 8 साल बाद, मतलब 8 साल बाद क्या हो जाएगा, ये 88 साल के हो जाएंगे, और इसमें 16 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 16 जोड़ेंगे, 8 8 16, तो ये हो जाएगा 40। पूछा है रामू की कितना गुना होगा, तो रामू का कितना गुना होगा, 88/40। तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये 4 से कटेगा 10 बार में, और ये कटेगा किससे, 4 से ना काटिए, 8 से काट दीजिए, 8 से 5 बार में, और 8 से ये 11 बार में, तो 2 सही 1/5, इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके हमें बताइएगा कमेंट करके, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, तो ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर देखिए हम लोग कुछ सिलॉक्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ होटल ईट हैं, कुछ होटल ईट हैं, सभी केले ईट हैं, तो सभी केले ईट हैं। अब केले होटल हैं कि नहीं है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ केले होटल हैं, तो ये डायरेक्ट हम लोग का आंसर नहीं हो जाएगा। कुछ ईट होटल हैं, तो कुछ ईट होटल हैं, ये सही है। फिर कोई केला होटल नहीं है, कोई केला होटल नहीं है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
ये दोनों ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन इसके दोनों एलिमेंट देखिए, केला होटल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सेलॉक्स का आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया है कि क्या क्या करना है। यदि दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और दोनों के एलिमेंट सही होते हैं और एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, या तो या के कंसेप्ट में सॉल्व करते हैं। तो इसमें दूसरा तो आपका कंफर्म सही है और पहला और दूसरा में से कोई एक। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए जल्दी से। यहाँ पे दिया है सभी बसें कुत्ते हैं, सभी बसें कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ घोड़े कुत्ते हैं। अब कुछ घोड़े कुत्ते हैं, ये बिल्कुल सही है, कुछ घोड़े कुत्ते हैं, पहला सही है। कुछ कुत्ते बस हैं, कुछ कुत्ते बस हैं, तो ये भी सही है। कुछ कुत्ते घोड़े नहीं हैं। अब देखिए, जब ये पॉजिटिव में आपका सेंटेंस होता है तो इसको हम लोग नेगेटिव वाला गलत कर देते हैं। यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिला है और दोनों एलिमेंट सही है, तब या तो या का कॉन्सेप्ट आएगा। और यहाँ पे क्या था, दोनों पॉजिटिव था और इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो गया था, नेगेटिव स्टेटमेंट भी गलत हो गया था। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें या का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए, इसमें पॉजिटिव सारे सही हो गए हैं और बस केवल नेगेटिव बचा है और ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए, ये हम लोग का इसमें जितना भी क्वेश्चन था, आप लोगों ने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखा है कि कैसे क्वेश्चन हैं और कैसे फ्रेम किए गए हैं। और आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेवल का जो वीडियो का पेपर आएगा तो काफ़ी हार्ड माना जाएगा। तो हमारा जो स्पेशल बैच है, इसमें देखिए जैसा हम लोग कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस तरह से, यदि आप केवल रीजनिंग का बैच लेना चाहते हैं, मतलब रीजनिंग का यदि आप 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं 10, तो ये आप लोगों को कितने प्राइस का पड़ेगा। और यदि आप टोटल लेना चाहते हैं रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, तो इसका प्राइस कितना पड़ेगा, ये आप लोगों को हम देखें। यदि ये बैच आप लोग लेते हैं तो इस बैच के साथ आप लोगों को अदर सब्जेक्ट के भी मिलेंगे उसमें वीडियो, और इसमें आप लोगों को केवल 50 पजल आप लोगों को मिलेगा अलग से सॉल्व किया हुआ। इसमें भी आप लोगों को मिलेगा 50 पजल अलग से सॉल्व किया हुआ, और 2-3 टॉपिक आप लोगों की जो रिक्वेस्ट होगी उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करके पढ़ लेंगे, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, इसका प्राइस हम लोगों ने जो रखा है काफ़ी मिनिमम प्राइस रखा है। इसका 300 रखा है और इसका 500। यदि आप सारा लेते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस, तो ये 500 का पड़ेगा। और इसमें आप लोगों को 50 पजल का जो वीडियो होगा विद एक्सप्लेनेशन विद पीडीएफ, वो आप लोगों को फ्री मिलेगा। और लगभग 6 से 7 टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये केवल आप रीजनिंग करना चाहते हैं तो रीजनिंग के लिए केवल आप लोगों को 300 रुपया देना है। और इसमें रीजनिंग का हम 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को देंगे और इसका केवल हम पीडीएफ देंगे, कोई एप्लीकेशन पे हम आप लोगों को सॉल्व नहीं कराएंगे। और इसका हम लोग आप लोग को पीडीएफ देंगे और उसको पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे ये पीडीएफ को हमने एनालिसिस किया है, वैसे इसका भी हम एनालिसिस करेंगे। और आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप ये बैच कर लेते हैं, 10 मॉक टेस्ट आप लगा लेते हैं रीजनिंग का या कंप्लीट, तो आप लोग इतने काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों की रीजनिंग बहुत कमज़ोर है या थोड़ा सा आता है, आप लोगों को क्वेश्चन से डर लगता है, तो आप लोग काफ़ी अच्छा करेंगे। तो आप लोग सोच समझ लीजिए कि आप लोगों को पेड करना है, मतलब फी दे के करना है कि नहीं करना है। हमारा कंटेंट एक क्लास का रहेगा, उसमें कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कीजिए और आप जैसे पे करना है हम आप लोगों को बता देंगे। तो आप लोग जल्दी डिसाइड कर लीजिए। और ये 1 महीना के अंदर हम मान के चलते हैं कि अगले मंथ 10 तारीख तक आप लोगों का ये पूरा हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे। यदि उसके पहले ही एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके पहले आप लोगों को सारा कुछ प्रोवाइड कर दें। तो ये हम आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छी खुशखबरी आप मान सकते हैं कि रीजनिंग में अच्छे टीचर से पढ़िए। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा पेड कोर्स खरीदिए, आप कहीं भी अच्छा कंटेंट यदि सर्च कर रहे हैं तो बिना आपको कीमत चुकाए नहीं मिलेगी, आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा।
तो आप हर चीज़ को फ्री में एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप एक बुक खरीदने भी जाएंगे तो 300-400 की बुक पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। एक मॉक टेस्ट को तैयार करने में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो उसका आप लोगों को बस गुरु दक्षिणा समझ के आप लोग फीस दे सकते हैं। यदि आप लोग कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो 500, इसमें आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, 50 पजल का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और 6 से 7 टॉपिक आप लोगों का रीजनिंग का एकदम क्लियर हम आप लोगों को करके देंगे। 300 रुपये में आप लोगों को रीजनिंग का 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेगा और इसमें आप लोगों को 50 पजल इसमें भी मिलेगा और 6 से 7 टॉपिक आप लोगों को और भी मिलेगा। तो ये आप लोगों का कोर्स का डिज़ाइन है। आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नीचे आप लोगों को नंबर मिल जाएगा या आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड, तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। और इसको आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में जुड़ के आप लोग इसका बेनिफिट ले लीजिएगा इस पीडीएफ का। इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए। ये मौका आप लोगों को फिर से दोबारा नहीं मिलने वाला है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।